जय हिंद प्यारे बच्चों। कल हिंदी का पेपर कक्षा 10 की हिंदी, इसमें देखिए कल हम लिखित वाला बता चुके हैं। सिर्फ आपको बताना है बहुविकल्पीय प्रश्न में, बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या क्या आएंगे। जैसे समास है, समास का 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, कैसे जान पाएंगे, कैसे पहचान करेंगे, इसको बताएंगे। इसके साथ ही उपसर्ग प्रत्यय कैसे आएगा, इसको बताएंगे। तत्सम तद्भव में और पर्यायवाची में, ये सब जो आएंगे बहुत ज़्यादा 8 या 7-8 क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये सब शुरू करने से पहले हम आपको एक पंक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। और कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। तो इसके आगे हम बताएंगे कि समास, समास में देखिए समास की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। द्वंद्व समास की परिभाषा, वैसे परिभाषा तो पूछा जाएगा नहीं, सिर्फ आएगा बहुविकल्पीय 4 ऑप्शन में, आपको पहचानना रहेगा, उदाहरण देगा, पहचानना रहेगा कि कौन सा समास है। तो सबसे पहले देखिए आया है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की यहाँ पे देखो पहचान दिया गया। पहचान में क्या रहेगा कि यहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा, कि पहचान में क्या रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा। तो योजक चिन्ह में क्या है कि बीच में, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। जैसे खान पान है तो खान और पान दोनों के बीच में एक ऋण की तरह चिन्ह मिलेगा, उसको बोलते हैं योजक चिन्ह, जो दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात इसका अर्थ है और। तो खान पान हो गया, जैसे माता पिता हो गया, या फिर इसके अलावा और भी कई ऐसे हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह आता है, जैसे रहन सहन हो गया। तो बीच में ये योजक चिन्ह अगर आप कहीं पर भी दिखता है तो वहाँ पे आप तुरंत बताइएगा कि ये द्वंद्व समास है। ठीक, इसके बाद अगला आएगा द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या है, इसकी पहचान देखिए, पहला पद हमेशा संख्या बताएगा, पहला पद हमेशा क्या बताएगा, संख्या बताएगा। तो यही इसकी पहचान है। कोई भी अगर जिसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे त्रिभुवन है, तो आगे का पहला वर्ड क्या है, त्रि, त्रि का मतलब होता है 3, और दूसरा आता है भुवन, भुवन मतलब भवन। तो 3 भवन या 3 लोक कह सकते हैं। तो त्रिभुवन है, 3 लोक, इसके अलावा कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा है। तो 3 अलग आ रहा है, भवन अलग आ रहा है। या 9 रत्न है, तो 9 रत्न का मतलब क्या है, 9 अलग, 9 का मतलब जानते हैं संख्या प्रदर्शित कर रहा है, और रत्न तो जान ही रहे हैं। तो 9 रत्न दोनों अलग है, ये किसी तीसरे को संबोधित नहीं कर रहे हैं। तो द्विगु समास की पहचान बस इतना है कि अगर आप पढ़ेंगे कि त्रिभुवन तो 3 भवन, यानी कि पहला वर्ड क्या बताएगा, संख्या बताएगा हमेशा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला आता है कर्मधारय समास। इसकी पहचान क्या है कि इसमें है जो के अर्थ में आता है या फिर के समान के अर्थ में आता है। जैसे महापुरुष, महान है पुरुष, जो पुरुष उसको क्या बोलते हैं, महापुरुष। तो महापुरुष का सीधा अर्थ क्या है कि महान है जो पुरुष, यहाँ पे जो शब्द आएगा। तो याद रखिएगा कि महापुरुष हो गया, नील कमल हो गया, तो नील के समान है, नील के समान, यानी कि के समान आया कौन, कमल। इसके बाद कमल नयन, यानी कि कमल के समान नयन है। तो यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो के समान या है जो के अर्थ में अगर कोई भी वर्ड आता है तो आप बताएंगे वहाँ पे कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास का यहाँ पे देखो हम पहचान लिखना भूल गए। तो पहचान में क्या रहेगा कि इसमें भी पहला जो अक्षर है ये किसी संख्या को बताएगा। पहला अक्षर जो है ये क्या बताएगा, संख्या। पहला अक्षर या पहला शब्द किसी संख्या को बताएगा, और दूसरा शब्द किसी अलग अर्थ बताएगा। लेकिन जब दोनों साथ में आते हैं किसी तीसरे को संबोधित करते हैं, इसलिए। अब इसमें देखिए जैसे दशानन है, तो 10 आनन, जानते हैं 10 मतलब होता है संख्या है, और आनन मतलब मुख होता है। तो 10 मुख किसी के थे, ये किसी तीसरे को बता रहा है।
तो यानी कि इसमें दोनों पद अगर देखा जाए तो प्रधान है, तो दस अलग है और मुख अलग है, लेकिन दोनों जब मिलते हैं तो किसी तीसरे को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिलोचन, तीन है, लोचन मतलब नेत्र, तो तीन है नेत्र जिसके, तो तीन नेत्र किसके हैं? भैया दरवाजा बंद कर दीजिएगा। तो तीन है नेत्र अर्थात शिव शंकर। तो यही चीज है कि तीन, त्रि मतलब होता है तीन, लोचन मतलब नयन है, तो तीनों जब दोनों मिल जाते हैं तो त्रिलोचन, त्रिलोचन, तो त्रिलोचन का मतलब अर्थात तीसरे को संबोधित कर रहे हैं। चक्रपाणी, तो चक्र, चक्र हो गया, ये अलग प्रधान है, पाणी का मतलब धारण करने वाला, तो चक्र को कौन धारण करता है? अर्थात विष्णु जी। अर्थात यानी कि देखा जाए तो दोनों का अलग अलग निकाला जाए अगर, तो ये किसी तीसरे को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए इसको बहुव्रीहि समास कहते। तो याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास, इन दोनों में कन्फ्यूजन आ जाता है। भैया इधर देखा करिएगा, ठीक, ज़्यादा चमक तो नहीं आ रहा है, ठीक। ओके, चलिए देखिए, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास, इन्हीं दोनों में पहचान नहीं मिलता, क्योंकि इसमें भी जैसे देखो नवरत्न आ गया, इसमें भी त्रिलोचन आ गया, इसमें चौराहा आ गया, अब चौराहा आ गया, अब यहीं पे देखिए पहचान इसमें भी संख्या में है, इसमें भी संख्या में है, पहचान दोनों में समान है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं रखना है, याद रहे आपको अच्छे से संधि विच्छेद करना है, यानी अलग अलग करना है। तो जब अलग अलग करेंगे तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा कि जैसे 10 आनन बताए ना अभी कि 10 आनन, तो 10 आनन यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि 10 मुख, तो 10 मुख किसका था? कोई जिसका 10 मुख था अर्थात रावण, तो यानी कि ये तीसरे को दोनों मिलकर किसी तीसरे को संबोधित करते हैं, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास रहेगा। और द्विगु समास में सिर्फ वही है, दोनों अलग अलग लेकिन किसी तीसरे को संबोधित नहीं करेंगे, तो अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा? द्विगु समास आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे आता है उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द का जो पहला अक्षर यानी कि पहला स्वर शुरू होता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, और शब्द का लास्ट में जो स्वर निकल के आता है वो होता है प्रत्यय। जैसे देखो छोटा आ से दे दिया गया, या अन से दे दिया गया, या अधि से दिया गया, या अप से या निर से, तो यानी कि जो शब्द इन से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। जैसे यहाँ पे लिखा अनपढ़, तो अनपढ़ अन पहले आया और पढ़ बाद में आया, तो इसलिए अन जो हो जाएगा आगे वाला जो शब्द है ये उपसर्ग कहलाएगा। जैसे पढ़ आ गया तो पढ़ना, ये अनपढ़ से हो गया, पढ़ से नहीं, एक मिनट, अन हो गया इतना उपसर्ग और पढ़ हो जाएगा इसमें प्रत्यय। अनगिनत में आ जाइए तो अन उपसर्ग, गिनत आगे पीछे वाला जाएगा प्रत्यय। अधि से, तो अधि से अधिकार हो सकता है, अगर उपसर्ग बनाया जाए तो अधि से अधिकार हो सकता है, अधिकांश हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो अधि से स्टार्ट हो। बहरहाल लिखना तो है नहीं, सिर्फ पहचानना है, आपको देखना है, क्योंकि इसके बाद आज से है अज्ञान हो गया, अनादर हो गया आदि, ऐसे मतलब स्टार्टिंग छोटा आ से जो भी शब्द छोटा आ से स्टार्ट हो रहे हैं यानी आ उपसर्ग से स्टार्ट हो रहे हैं उसको लिख देंगे वहाँ पे। बहरहाल लिखना तो है नहीं, आपको ऑप्शन देखना है, दिया रहेगा, आप 4 ऑप्शन में आसानी से पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और प्रत्यय में क्या आता है? जैसे मान लीजिए हम लिख दें यहाँ प्रत्यय, प्रत्यय यहाँ पे नहीं लिखे थे, प्रत्यय, प्रत्यय अभी हमने क्या बताया कि किसी भी शब्द के अंतिम में जो स्वर उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो जैसे अगर कह दें हम अधिकतर, अधिकतर, तो यहाँ पे अर भी आ सकता है या तर भी आ सकता है,
यानी कि लास्ट में जो शब्द निकल के आ रहा है, या जिसे अनुयायी कह दें, कठिनाई कह दें, तो जैसे मान लिया हम कठिनाई ले लिए, तो कठिनाई में क्या है कि कठिनाई लास्ट में वर्ड जो आ रहा है आई से आ रहा है, तो यानी कि जो प्रत्यय बनेगा इसका वो आई बनेगा। या और कोई भी ऐसे कई सारे प्रत्यय हैं, इन कम समय में आपको देखना है, से एक दो क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखिएगा जो भी वर्ड पढ़िएगा लास्ट में देखिएगा अपने कि इसमें से कौन सा स्वर उत्पन्न हो रहा है। जैसे पढ़ाई है, कठिनाई है, लुगाई है, जो भी है सभी में आई शब्द आ रहा है। लास्ट में जो स्वर आ रहा है वो क्या है? आई। तो आई को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। इसके बाद क्या आएगा? तत्सम। ठीक, तो तत्सम जो होता है संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ है, यानी कि संस्कृत शब्द एक प्रकार से देखा जाए तत्सम संस्कृत है, और तद्भव जो है संस्कृत का हिंदी में बना हुआ शब्द है। तो जैसे देखिए अधिकांशतः आँख का पूछता है, कान का पूछता है, नेत्र का पूछ लेता है। नेत्र तो आँख वही है। तो आँख का जैसे देखिए आँख तो एक प्रकार से देखा जाए हिंदी शब्द है, आँख जो क्या है हिंदी शब्द है, तो इसको हम कह सकते हैं तद्भव। तद्भव। और अच्छी, अच्छी ये एक प्रकार से संस्कृत शब्द है, चक्षु जैसे जानते हैं इसे अच्छी है, तो संस्कृत शब्द से ये है, तो इसका मतलब ये तद्भव, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। कान है, कान तो हम जानते हैं हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी में जो बनता है या संस्कृत से उत्पन्न हुआ है तो तद्भव, तो कान क्या हो जाएगा? तद्भव, और इसका तत्सम क्या बनेगा? कर्ण बन जाएगा, तो इसलिए कान का कर्ण हो जाएगा। तो 2 4 6 इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो पिछली बार पेपर में अधिकांशतः पूछे गए हों। इसके बाद आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची में देखिए जैसे अधिकांश मात्रा में अगर पूछा गया है तो आकाश का है, बादल का है, कमल का है, वानर का है। आपको पर्यायवाची 2 3 4 अच्छे से याद कर लेना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे जैसे अधिकांशतः कमल का पूछता है, बादल का पूछ लेता है, इसका पर्यायवाची क्या है? तो बादल में देखिए एक पहचान इसका कि लास्ट में लगभग दा मिलता है, या कह सकते हैं कमल में जैसे अम्बुज है तो इसका बन जाएगा अम्बुद। और दूसरा नीरज, नीरज है तो कमल का होता है नीरज, तो बादल का उसी का हो जाएगा नीरद हो जाएगा। यानी कि कमल का में कमल के लास्ट जा को हटा के वहाँ पे दाग जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? नीरद हो जाएगा, पर्यायवाची बन जाएगा। बस इसमें इतना ही करना। महत्वपूर्ण रचना, रचनाकार और विधा। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? विधा, कि विधा कौन सी है। देखिए जैसे रस मीमांसा, ये पूछ सकता है रस मीमांसा, इसके रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। अब रामचंद्र शुक्ल उस 21 युग के कवि हैं। देखो दो आपके कवि, मतलब 2 युग है, एक शुक्ल युग और दूसरा शुक्लोत्तर युग। इनका सन कब है, यानी कि समय कब से कब तक है? तो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। इस युग को छायावादीन युग भी कहा जाता है। और दूसरा है शुक्लोत्तर युग, तो इसका समय कब से कब तक है? 1938 से लेकर 1947 ईस्वी तक। इसको छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है, या इसी को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रगतिवादी युग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस युग के कवि थे? शुक्ल युग के कवि थे। दूसरा देखिए शिक्षा और संस्कृति, ये किस, इसके रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या है? विधा कौन सी है? निबंध है। इसके बाद आ गया रेती के फूल, दिनकर जी हैं। दिनकर मतलब इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद खून के छींटे, खून के छींटे के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। तो ये इसकी विधा या खून के छींटे जो है विधा कौन सी है? ये निबंध है। आगे है अतीत के चलचित्र, तो महादेवी वर्मा जी हैं इनके रचनाकार। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अतीत के चलचित्र आता है, तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा इसके रचनाकार हैं। और ये विधा है संस्मरण व रेखा चित्र, तो इसका ये अधिकांशतः विधा ही पूछता है। इसके बाद गेहूँ बनाम गुलाब, इसके रचनाकार का नाम पूछता है और इसकी विधा कौन सी है? तो गेहूँ बनाम गुलाब
इसका जो विधा वो निबंध है और रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। उसके बाद है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं और विधा कौन सी है? उपन्यास है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, इसकी ये विधा पूछ सकता है। गेहूं बनाम गुलाब ये पूछ सकता है। इसके बाद मेरी असफलता, ये शायद पिछली बार आया था। तो मेरी असफलता जो है ये गुलाब राय की रचना है और क्या है? विधा कौन सी है? ये आत्मकथा है। तो बस इतना ही है, ज़्यादा है नहीं, एक एक नंबर का सब था, आसानी से आप लगा ले जाएंगे। तो याद रखिएगा शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इनके दो या कम से कम 3 या 4, जैसे आपके चैप्टर में जो जो हैं ये किस युग के कवि हैं, इनको अच्छे से पढ़कर ही जाइएगा। बाकी आपको सब कुछ तो बता ही दिया गया है, बस इतना ही है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना पढ़ के जाना है और खूब नींद लेके सो के जाना है। बस उसके बाद आप अच्छे से पेपर दीजिए। भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक आप लोग को एडवांस में। धन्यवाद।